Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या है। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार में अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी और इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत उन्होंने प्लान किया है कि अगले 5 वर्षों में वो 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में, और इससे उनका अनुमान है कि 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके तहत वो 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे अगले 5 वर्षों में, और 2 मेन रीजन्स को डेवलप किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत, वो है बुंदेलखंड और पूर्वांचल। और इस पॉलिसी के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब्स बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई सारे एडेड बेनिफिट्स दिए हैं कि जो भी कंपनी इन 2 रीजन्स यानी कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अपने प्लांट वगैरह को सेटअप करना चाहती है, उन्हें एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा, उन्हें एडिशनल सब्सिडी वगैरह मिलेंगी। इसके अलावा लैंड सब्सिडी वहाँ की सरकार देगी, कैपिटल सब्सिडी वगैरह अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट करना चाहते हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल और उनके मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस सिटी पुलिस के साथ AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये जो पुलिसकर्मी है इनकी फैमिली को आयुर्वेदिक सर्विसेज डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाएंगी धन्वंतरी रथ के माध्यम से। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारों को आयुर्वेदिक सर्विसेज उनके दरवाजे पर प्रोवाइड की जाएंगी धन्वंतरी रथ के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में दिल्ली हब हो गया था कोविड-19 का, जिससे बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे और वो इन्फेक्ट हो रहे थे कोविड-19 से। कई सारे पुलिसकर्मियों की जान भी गई थी और इनसे उनकी फैमिली भी इन्फेक्ट हो रही थी। तो उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन AIIA और दिल्ली पुलिस, ये 18 अगस्त को हुआ था, जिसके तहत ये जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है वो प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उन जगहों पर जहाँ पे पुलिसकर्मी रहते हैं अपने घरों में। और ये धन्वंतरी रथ जो एक मोबाइल यूनिट है, ये आप कह सकते हैं एक वैन टाइप का है जो अलग अलग जगहों पे ले जाया जा सकता है। उसके माध्यम से उनके घरों तक सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उन्हें जगह जगह अलग अलग लैब्स वगैरह या हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा सिमिलरली लॉन्च किया गया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया था धन्वंतरी रथ, ताकि लोगों को नॉन एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि BP, शुगर, इन सब के लिए लोगों को जाना नहीं पड़े और वो उनके मोहल्ले के बाहर उन्हें उपलब्ध हो वैसी सेवाएं। ये लॉन्च की गई थी जब भारत में पहला और दूसरा लॉकडाउन चल रहा था, तब ये सर्विसेज लॉन्च की गई थी बाय दी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के मंडुआदिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा और इसकी मंजूरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज
ए उत्तर प्रदेश के मंडुआदी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो हमारी होम मिनिस्ट्री ने यानी कि MHA ने अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो अब मंडुआदी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यूपी सरकार को मार्च में ही दे दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट जगहों का नाम बदला गया है। भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर राजा भोज किया गया है। नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया है। हजरतगंज इंटरसेक्शन जो है उसका नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है। जो देवघर में एयरपोर्ट है जो कि है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, उसका नाम बदल कर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। इसके अलावा अलीगढ़ है उसका नाम हरिगढ़ रखा गया है। शिमला का नाम बदलकर श्यामला रखा गया है। अगरतला एयरपोर्ट है भारत का, उसका नाम बदल कर रखा गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। और ये हमने कल ही पढ़ा था कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, हाल ही में हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और PSB के लिए। तो इस जो CET टेस्ट होगा इसका रिजल्ट कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C, 3 ईयर्स तक ये CET का जो स्कोर है वो वैलिड होगा। चलिए डिटेल्स में जाने से पहले बात कर लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा मूव है और इसमें जो हमारी केंद्रीय सरकार है उन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी और इनके अलग अलग एग्ज़ाम होते थे। तो उन्होंने एट प्रेजेंट 3 एजेंसीज को मर्ज किया है जो कि है SSC, RRB और IBPS। अब इनके अलग अलग एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इनके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे वो एक होंगे ताकि सब स्टूडेंट्स को इक्वल डिफ़िकल्टी का पेपर मिले। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यानी कई सारे भाषाओं में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो टेस्ट होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, मतलब जो स्टूडेंट है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें टेस्ट के लिए कब अपीयर करना है और कौन से सेंटर में अपीयर करना है। तो ये बहुत ही बड़ा मूव है और इससे कई सारी जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि ट्रैवलिंग की, स्टेइंग की या फिर अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिए अपीयर करने की, वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और इससे उनका मानना है कि 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। तो चलिए अब इसके डिटेल्स जानते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने 19 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करने का निर्णय लिया है जो कि कंडक्ट करेंगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सिलेक्ट किए जाएंगे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, यानी कि ग्रुप C और जो ग्रुप B ये जो पोस्ट है इनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो जैसा कि हमने पहले स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये प्रीलिम्स टेस्ट होंगे और उसके बाद उसके स्कोर पर आप टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जैसे कि MBA वगैरह में होता है कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनका भी, और ये वैलिड रहेगा 3 वर्षों के लिए। इसमें कोई भी जो कैंडिडेट है वो कितनी बार अटेम्प्ट करते हैं इससे मैटर नहीं करता, उनका जो स्कोर है वो 3 वर्षों के लिए वैलिड रहेगा और इसमें वो मल्टीपल टाइम्स खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे साल में ये टेस्ट 2 बार किया जाएगा, यानी कि ट्वाइस अ ईयर किया जाएगा और इसके लिए वो अलग अलग जॉब्स जो अलग अलग क्षेत्र में हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने एप्टीट्यूड और प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स को इससे फ़ायदा होगा और उन्हें अलग अलग एजेंसीज़ या उनके एग्जामिनेशन डिटेल्स इन सब की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकार केता ने हाल ही में सैन्य विद्रोह के बाद रिज़ाइन किया है?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बोबाकार केता ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बोबाकार केता ने 18 अगस्त को अपना इस्तीफा दिया है क्योंकि वहाँ पर सैन्य विद्रोह हो गया था। इब्राहिम बोबाकार केता पे कई सारे आरोप थे उनके कि उन्होंने जो उनकी देश की इकोनॉमी है उसको कोलैप्स करने दिया, और इसके अलावा उन्होंने देश का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे कई सारे अपराध थे उनके ऊपर, और इसके बाद उन्हें गन पॉइंट पर डिटेन कर लिया गया है। उनके अलावा वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है बोबू सीसे और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं सबको गन पॉइंट पर डिटेन कर लिया गया है, बिकॉज ऑलरेडी जो देश है माली वो बहुत ज़्यादा जिहादी इंसर्जेंसी फेस कर रही है और लोगों में विद्रोह की भावना बहुत है। इसके लिए उन्होंने एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट किया था और उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन सुनाया है। तो चलिए माली के बारे में बात कर लेते हैं। माली का कैपिटल है बामाको और माली की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस देश के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक शांति समझौता जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी इजराइल। इजराइल और UAE अब अपना जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको फुल्ली इस्टेब्लिश करेंगी अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से, और ये जो पीस ट्रीटी है यानी कि ये जो शांति समझौता है वो व्हाइट हाउस में साइन किया जाएगा, प्रेफरेबली अर्ली सितंबर में, सितंबर 2020 के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसे साइन किया जाएगा व्हाइट हाउस में, और इसके मीडिएटर थे US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और UAE के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर ने ये निर्णय लिया है कि इजराइल और UAE अब एक शांति समझौते पर सिग्नेचर करेंगी, या जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहा जाएगा, और उसके बाद ये लोग अपनी जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश करेंगी, और ये सितंबर में साइन किया जाएगा व्हाइट हाउस में। UAE पहली गल्फ अरब स्टेट है और तीसरी अरब नेशन है जिसके इजराइल के साथ फुल्ली और एक्टिव डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, और इसके अलावा जो 2 नेशंस है वो है इजिप्ट और जॉर्डन। और इसके अलावा इजराइल ने इस बात की सांत्वना दी है कि जो वो पैलेस्टीनियन लैंड्स है उस पर अपने कब्जा जमा रही थी, अब उसको वो रोक देंगी। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में लॉन्च किया है भारत का हेल्थ केयर वीक 17 से 21 अगस्त 2020 में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया हेल्थ केयर वीक, जो कि ऑब्जर्व किया जाएगा 17 से 21 अगस्त तक। चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक पब्लिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही हैं जो कि चलेगा 17 से 21 तारीख तक, और जिसमें ऑब्जर्व किया जाएगा इंडिया का हेल्थ केयर वीक, और इसमें शामिल होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी इनॉग्रेशन की है 17 अगस्त को, और इसमें शामिल है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं, और इसमें जो भारत का इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उस पर चर्चा की जाएगी। बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, ऐसी बातचीत होगी कि हमारा जो हेल्थ केयर है उसको कैसे हम अफोर्डेबल और क्वालिटी वाला बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर राइट नाउ, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि
प्री कोविड वर्ल्ड यानी कि कोविड-19 से पहले का जो हेल्थ केयर है दुनिया का और कोविड-19 के बाद का जो हेल्थ केयर होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एक महामारी ने पूरी दुनिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको टेस्ट कर लिया है और इसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा देश निवेश करना चाहते हैं अपने हेल्थ केयर इकोसिस्टम पे और उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि जब फ्यूचर में कभी भी ऐसी महामारी आए तो वो उसका सही ढंग से उसको हरा सके। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस आईआईटी के साथ फ्लिपकार्ट ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो छात्र हैं उन्हें वास्तविक दुनिया का उद्योग के प्रदर्शन में मदद मिलेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई आईआईटी पटना। फ्लिपकार्ट और आईआईटी पटना ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो भी छात्र हैं उन्हें जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो ई कॉमर्स मेजर है फ्लिपकार्ट और उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी पटना के साथ जो कि भारत की लीडिंग साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और इससे जो फ्लिपकार्ट का एकेडमिक कोलैबोरेशन है उसे मजबूत किया जाएगा जो कि है पिछले 5 वर्षों से। इसमें जो आईआईटी पटना के स्टूडेंट हैं उन्हें जो अपनी नॉलेज वगैरह है वो अप्लाई करने का मौका मिलेगा और उन्हें रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर भी मिलेगा। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र जैसे कि उनका जो रिसर्च है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी में काम आएगा और मशीन लर्निंग में वो अपना रिसर्च वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉइंट पेपर्स पे रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मुद्दों पर वो काम कर सकते हैं ताकि उन्हें जो रियल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसका एक्सपोजर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, डीबीएस बैंक इंडिया के नए एमडी और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी प्रशांत जोशी। प्रशांत जोशी को चुना गया है डीबीएस बैंक इंडिया के नए एमडी और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो डीबीएस बैंक इंडिया यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि उन्होंने प्रशांत जोशी को नियुक्त किया है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। तो चलिए अब बात करते हैं प्रशांत जोशी के करियर के बारे में। इससे पहले प्रशांत जोशी सर्व कर रहे थे एज दी COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। उन्हें 3 डिकेड्स का यानी कि लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में और वो कई सारे कंज्यूमर SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और कॉरपोरेट बैंकिंग लीडिंग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बाकी बैंक्स के CEO कौन कौन हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO का नाम है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के CEO का नाम है अतनु कुमार दास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO का नाम है पल्लव महापात्रो। इंडियन बैंक के CEO का नाम है पद्मजा चुंदुरु। यूको बैंक के CEO का नाम है अतुल कुमार गोयल और इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO का नाम है पार्थो प्रतिम सेनगुप्ता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारत की वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि भारत की वन ऑफ द लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने एक नए टाइप का गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, जो कि एक यूनिक टाइप का गिफ्ट है ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो इसके बारे में क्या यूनिक है चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये जो पॉलिसी है जो बायर है ज़रूरी नहीं है वो खुद के लिए खरीदे, वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे वो अपने भाई बहन हो या फिर पेरेंट्स हो
या फिर एक्सटेंडेड फैमिली हो, घर में कोई हेल्पर हो, ड्राइवर हो, उनको वो परचेज करके गिफ्ट कर सकते हैं। और इसका नाम दिया गया है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। तो इसका जो अमाउंट है प्रीमियम का, वो भी जो इंडियन ट्रेडिशन में शगुन माना जाता है वैसे प्रीमियम अमाउंट से। जैसे कि इनका प्रीमियम स्टार्ट होता है 501 रुपये से। इसके अलावा 1001 का भी इनका प्रीमियम है और 2001 का भी प्रीमियम है। इसमें आप खुद परचेज करके सामने वाले को दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। लेकिन इसका एक मेन क्राइटेरिया है कि जिसे भी आप गिफ्ट करेंगे उनकी जो एज है वो 18 वर्ष से 65 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, और ये जो पॉलिसी है वो 1 वर्ष के लिए वैलिड होगी। तो चलिए अब बात करते हैं ये क्या क्या कवर करता है। तो शगुन, ये जो गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये कवर करेगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और इसके अलावा ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा टू द इंश्योर्ड पर्सन। चाहे उनका अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, या फिर पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी हो जाए, या फिर परमानेंट और टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाए, तो उनको भी कवर करेगा, लेकिन वो सब एक्सीडेंट से होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, रिलायंस रिटेल ने इनमें से किस हेल्थ केयर स्टार्टअप को 620 करोड़ में उनका मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, नेटमेज। रिलायंस रिटेल ने नेटमेज के मेजॉरिटी स्टेक को खरीदा है 620 करोड़ के लिए। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी जो होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है जिसका नाम है RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की मदद से उन्होंने चेन्नई बेस्ड जो विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है जिसे और उसकी सब्सिडियरी जिस ग्रुप को नेटमेज कहा जाता है, उसका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो 620 करोड़ रुपए में खरीदा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 60% होल्डिंग देगी इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द विटालिक हेल्थ, और 100% डायरेक्ट इक्विटी ओनरशिप देगी उनकी सब्सिडियरीज में। उनकी 3 सब्सिडियरीज है। पहला है त्रेसरा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है नेटमेज मार्केट प्लेस लिमिटेड, और तीसरा है दादा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के हिसाब से डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना पोटेंशियल है कि वो भारत की जो इकोनॉमी है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, 500 बिलियन तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। तो जो ड्राइविंग यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं भारत के GDP में। तो भारत का जो 2025 का विजन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है, जिसमें है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और वो डिलीवर कर सकते हैं $500 बिलियन उन भारत की इकोनॉमी में। और ऐसा नास्कॉम की एक रिपोर्ट ने कहा है। और वर्ष 2025 तक नास्कॉम का ये भी मानना है कि जो भारत की GDP है उसका 10% अकाउंट कर सकते हैं डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले। तो और ये मेनली 3 सेक्टर्स से आएंगी। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है बैंक एंड इंश्योरेंस, और तीसरा है कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल। तो इन 3 सेक्टर्स अकाउंट करेंगे 45% ऑफ एस्टिमेटेड $500 बिलियन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे हाल ही में ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है ओकले, और उन्होंने
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और इसके बाद जो रोहित शर्मा है उन्हें ये जो ब्रांड परफॉर्मेंस आईवेयर है वो ऑन और ऑफ पिच पहनना होगा इसके प्रमोशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है और यंग जनरेशन के लिए जाने माने आइकन भी हैं। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना डिज़ायर्ड मॉक परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारी इस वेबसाइट पे हो या फिर हमारे ऐप पे हो। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो या फिर आपको हमें कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।